हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को बच्चों को पता है कि हमने 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पूरी यूनिट 1 करवाने का डिसीजन लिया है और यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 1 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। किसी भी बच्चे ने अगर मेरा वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो बेटा सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो, जहां पर मैंने पूरा चैप्टर आपको बताया है कि हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे। हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन उस लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो वो चैप्टर जरूर देखिएगा बेटा। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है मैम? चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्कीन, अल्काइन, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक चीज बेटा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी। तो इसीलिए अगर जिस बच्चे ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो, जरूर जाके लेक्चर नंबर 1 देखना ही है, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 करेंगे। उसके अलावा बेटा मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था एंड आपके एल्केन्स के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सब हमने डिस्कस करी थी। साइक्लोएल्केन के बारे में जितनी बेसिक चीजें थी वो सब हमने डिस्कस करी थी और हम कर रहे थे अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। हमने सबसे पहले शुरू किया था डिटेल में पढ़ना एल्केन्स को, और एल्केन्स में भी जो हम कवर कर रहे थे पार्ट बेटा, उस पार्ट का नाम है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कवर कर रहे थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बेटा एक मेथड मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था और हम सेकंड मेथड पे पहुंचे थे। जो सेकंड मेथड था वो था हमारे पास वुड्स रिएक्शन, और मैंने बोला था वुड्स रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे ज्यादा सवाल वहीं से आते हैं, वो मैं आज करवाने वाली हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप आपको हमारी प्रिपरेशन नंबर 1 की भी दे देती हूँ, जो हमारे पास पहला मेथड था। तो भाई पहला मेथड कौन सा था जरा बताइएगा, किसी को याद है क्या? जो हमने पहला मेथड पढ़ा था वो कौन सा था? मैम बिल्कुल याद है, जो हमारे पास पहला मेथड हमने पढ़ा था दैट वाज रिडक्शन यूजिंग मैम जिंक HCl या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो बेटा तुम्हारे पास पहला मेथड था दैट वाज रिडक्शन यूजिंग जिंक HCl और LiAlH4। चलो जी, तो जिसने भी ये वाला चीजें नहीं देखी है, जिसको भी आपने ये नहीं देखा है, सबसे पहले आप ये देख के आइए। मैंने ये भी बताया था कि LiAlH4 का पूरा नाम क्या है। ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके अलावा जिंक HCl से रिलेटेड जो हमारी नेम रिएक्शन है वो भी मैंने डिसाइड कर आपको बहुत डिटेल में बताई थी। तो अब हमारी रिएक्शन कैसे होगी, किस तरीके से हम एल्केन का रिडक्शन कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ दीज रिएजेंट। तो बेटा सबसे पहले अगर तुम्हारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, क्या है मैम? हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। अब अगर इस एल्काइल हैलाइड की हम हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा मैम? ये जो X है वो यहां से तो निकल जाएगा। अब जैसे ही यहां से X निकलेगा, R के पास क्या आ जाएगा मैम? R के पास आ जाएगा H, यानी क्या बन जाएगा मैम? R के पास आ जाएगा H, यानी हमारे पास बन जाएगा एल्केन। और क्या निकल जाएगा मैम? एक H ये है, एक H ये है, यानी कि हमारे पास HH जो है वो लीव कर जाएगा। अब इसको मैंने और भी डिटेल में बताया था, जहां पर मैंने R को कंसीडर किया था CH3, X को कंसीडर किया था Cl, और हमारे पास फाइनली मिला था हमें मीथेन। मीथेन क्या मैम? मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है जो कि हमें यहाँ पर एज एन एल्केन प्रोवाइड किया गया था। तो ये था हमारे पास पहला मेथड दैट इज कॉल्ड एज योर रिडक्शन यूजिंग जिंक HCl या फिर LiAlH4। किसका प्रिपरेशन मैम? एल्केन का प्रिपरेशन। तो देखो ना, एल्केन का प्रिपरेशन हुआ। अब हम अगले मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं, और अगला मेथड जो है वो फाइनली वो मेथड है जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में रोका था। क्या था मैम? दैट इज वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। वुड्स रिएक्शन में बेटा जो तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वापस सुनो मेरी बात, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? जो वुड्स रिएक्शन होता है वहां पर अल्काइल हैलाइड को यानी कि किसी भी RX को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन।
क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को मैम? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ वुड्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने? यहाँ पर क्या कराया जाता है मैम? यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है। मैं लिख देती हूँ, एल्काइल हैलाइड reacts with alkyl halide reacts with sodium metal, sodium as in Na, sodium metal in the presence of dry ether। इसको क्या बोलेंगे मैम? इस मेथड को हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। बेटा एक एक नोट्स मैं तुमको यहाँ पर एज अ स्लाइड के रूप में दे दूंगी, एक एक नोट तुमको यहाँ पे स्लाइड में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तुमको ना नोट्स बनाने की झंझट है, ना तुमको कहीं से और छापने की जरूरत है, कुछ भी नहीं बेटा। एक एक चीज तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। सब कुछ जो भी लिखूंगी आप नोट्स में बस नोट डाउन कर लेना, या तो इसी को प्रिंट आउट करवा लेना, या तो यही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ यहाँ पर अटेंटिवली सुनना है। मैं बताऊंगी भी, समझाऊंगी भी, लिखूंगी भी और आपके नोट्स भी हो जाएंगे। सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अटेंटिवली लेक्चर को सुनना है, अटेंटिवली लेक्चर को पूरा एंड तक जरूर देखना है, और जितना मैं होमवर्क दूं उतना करके लाना है। जो मैं करने को लाऊं नेक्स्ट डे करके ही लाना है। तुम नहीं करोगे तो तुम ही अपनी प्रिपरेशन में बहुत वीक होते जाओगे। जितना मैं करवाऊं उतना अगर तुमने कर लिया तो बेटा यकीन मानो, तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सेमेस्टर में तो मार्क्स आएंगे ही, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना, उसके बाद अगर तुम आगे एमएससी करते हो या अगर आगे चल के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां केमिस्ट्री आती है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो जितना बोला जा रहा है उतना करो। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, आपकी बस जिम्मेदारी इतनी है कि अच्छे बच्चों की तरह नोट डाउन कर लेना कॉपी में। डन। और अगर कोई चीज मैं बोलूं इंपॉर्टेंट और वो बोर्ड पे ना लिखूं तो तुम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने कॉपी पे नोट डाउन करो जो भी मैम बोले और जो भी इंपॉर्टेंट हो। तो हमारे पास क्या होती है वुड्स रिएक्शन मैम? एल्काइल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। यानी कि लेट अस सपोज हमने एल्काइल हैलाइड के 2 मोल ले लिए और इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ में करवाते हैं। ठीक है जी। और किसकी प्रेजेंस में मैम? ये हम करवा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है। बनना क्या है मैम? बनना हमारे पास एल्केन है। बताओ भाई एल्केन कैसे बनेगा मैम? एल्केन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक आर ये वाला है ही, एक आर हमारे पास ये हो जाएगा। हमारे पास क्या बना? हमारे पास जो बना बेटा दैट इज योर R2, यानी कि हमें सिमेट्रिकल एल्केन यहां से रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? हमें यहां से रिसीव हुआ मैम सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि दोनों तरफ R और R है। और निकल क्या जाएगा मैम? हमारे पास NaX निकल जाएगा, यानी कि सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे मैम? हमारे पास सोडियम हैलाइड यहां से इल्यूट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। और यहाँ पे बना क्या मैम? सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो बेटा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर वुड्स रिएक्शन, और बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन है जहां पर अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ फ्यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और हमें क्या मिला मैम? हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिला और सोडियम हैलाइड हमारे पास यहाँ पर लीव आउट हो गया है, निकल गया है। तो ये था हमारे पास बेटा सेकेंड रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3। और अगला जो हमारी रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का यूज करके किस तरीके से हम एल्केन बनाने वाले हैं वो देखते हैं। तो अगला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव में कोई सा भी उसका आइसोमर आप ले सकते हो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का यूज करके किस तरीके से हमें एल्केन बनानी है, ये बेटा 2 मेथड पे डिपेंड करता है, और इसके दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लो। जो पहला मेथड है इसका दैट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन। पहला मेथड आपके पास है बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि बेटा डी का मतलब होता है निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी COOH ग्रुप का रिमूव हो जाना, विच इज कॉल्ड एज योर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में होना क्या है, कैसी ये रिएक्शन है, देखो ध्यान से। हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होगा यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां से निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट अस सपोज RCOONA,
हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक डेरिवेटिव है ना, इसकी रिएक्शन हमने एक बेस के साथ करवाई, इसकी रिएक्शन हमने एक बेस के साथ करवाई, जो बेस हमारे पास कौन है मैम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई। बनेगा क्या बेटा, हमें बनाना है एल्केन। एल्केन कब बनेगा मैम, देखिए ना हमारे पास एल्केन कैसे ही बन सकता है, आपका ये R है, अगर आप इस R को अलग कर दो तो हमारे पास एल्केन बन सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा एल्केन बनेगा, किस प्रकार का एल्केन बनेगा मैम, ये R और ये वाला H, यानी कि मैम ये वाला R और ये वाला H, ये क्या बनाएंगे मैम, ये तो मिलकर हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। और भाई बाहर क्या निकल जाएगा मैम, मान लो ये R और ये वाला H जो था वो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, बाहर क्या निकला मैम, ये वाला Na और ये वाला Na, यानी कि 2 Na, मतलब Na2, चलो जी 2 Na, और मैम उसके बाद आप देखो ना C और O3, यानी कि Na2CO3 हमारे पास बाहर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ यहाँ पर मैम, यहाँ पर ना RCOONA हमारे पास था, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव था। अब जैसे ही इस डेरिवेटिव ने मैम एक बेस के साथ में रिएक्शन करी, हमें तुरंत एल्केन मिला। कौन सा एल्केन मैम, RH मिला, और हमें बाहर क्या निकल गया मैम, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 बाहर निकल गया। अब Na2CO3 का यहाँ पूरा नाम लिखो, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। What is this मैम, दिस इज आवर सोडियम कार्बोनेट, जो कि बाहर निकल गया। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ भी करवाती हूँ। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए जो 5th एंड 6th सेमेस्टर में है, एक नया बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज सफलता बैच। अब सफलता बैच किस बच्चे के लिए है, सफलता बैच 5th और 6th सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। मैम हमें मिलेगा क्या क्या इसमें बेटा आपको कंप्लीट पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 मिलने वाला है, और पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली अपलोड भी हो चुकी है। तो आप जाकर इसको परचेज अगर करते हैं तो पूरी यूनिट 1 आपको अपलोडेड मिलेगी। उसके अलावा यूनिट 1 के अलावा पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। अब ये बैच मैम मिलेगा कितने का, तो ये बैच का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 2999, लेकिन अभी क्योंकि हमारा ऑफर पैक चल रहा है, ऑफर प्राइस में ये आपको मिलेगा केवल 999 रुपए का। लेकिन ये ऑफर केवल कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, ये हमेशा नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप ये कोर्स परचेज करिए। एंड कोर्स परचेज करने के लिए अगर आपको और भी ज्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7268073598। हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितने टाइम में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और कब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस नंबर से ले सकते हो। और अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए और सारी चीजें मेरे थ्रू कंप्लीट करनी हुई चाहिए तो आप जरूर से ये बैच करिए, जरूर से ये बैच परचेज करिए। यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिट्स ही नहीं मिलेंगी, मैं खुद आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी दूंगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इसको एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था पहले मैम, पहले हमें दिया हुआ था RCOONA। लेट अस सपोज हम इस R की जगह CH3 लिख लें अगर, तो क्या होगा मैम, हमारे पास हो जाएगा फिर हमारे पास मैम हो जाएगा CH3COONA। बहुत बढ़िया। CH3COONA की रिएक्शन किससे कराई थी मैम, बेस से कराई थी। और कौन सा बेस था मैम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई थी। तो चलो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। क्या बनना था मैम, एल्केन बनना था। एल्केन कैसा, ये R अलग कर लो, H अलग कर लो। R क्या है मैम, R हमारे पास है CH3 और H क्या है मैम, ये H अलग कर लिया। कितने हुए मैम, ये तो इसको ऐसे लिखने की जगह मैम आप ऐसे ही लिख दो। CH4 क्या है मैम, आपने बताया था कल CH4 तो मीथेन है, और मीथेन क्या है मैम, मीथेन एक एल्केन है। बन गया ना एल्केन। देखो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था, बेस के साथ रिएक्शन कराई, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला हमें एक एल्केन मिला और बाहर क्या निकल गया मैम, वही सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अपना, ये बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकला हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो ये मेथड कौन सा हुआ मैम, ये मेथड हमारे पास हुआ डीकार्बोक्सिलेशन मेथड।
समझ में आया कैसे हुआ मैम? जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स का यूज करके एल्केन का फॉर्मेशन करना चाहा तो वो दो मेथड से होगा, जिसमें पहला मेथड हमारे पास कौन सा था मैम? डी कार्बोक्सिलेशन। तो कुछ इस तरीके से होगा डी कार्बोक्सिलेशन और फाइनली हमें अपना एल्केन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब पहला तो मेथड हो गया आपके पास बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा मेथड क्या होता है? बात रही ये, दूसरा मेथड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथड होता है आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड से भी बहुत सवाल आते हैं बेटा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपका वो वाला इंपॉर्टेंट था वुड्स रिएक्शन, उसी तरीके से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है, हमें तो नहीं समझ आ रहा है मैम, मैं समझाती हूँ ना क्या समझ आ रहा है। नाम देखो, इसके नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी नाम में आता है यानी हमें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, हमें वहां करंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तब हमें जिसका फॉर्मेशन होगा वो मैम एल्केन होगा। अब देखो होता कैसे है, किस तरीके से हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाले, तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल्स। वापस ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल और सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स इन व्हाट मैम? इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो या सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज योर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको मैम? इसको हम अपना बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि हमारे पास है 2RCOO निगेटिव। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्यों लगाया है? जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, दैट इज व्हाई हमने ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगाया। अब यहाँ पर देखो हमें बनानी है एल्केन। एल्केन कैसे बनती है मैम? यहाँ H तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है और हमने केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव लिया है, तो ये दोनों R यहाँ पर अलग हो जाएंगे और हमें प्रोवाइड क्या मिलेगा मैम? हमें मिलेगा यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन। दोनों R तुम्हारे पास यहाँ अलग हो गए और हमें क्या प्रोवाइड हुआ मैम? हमें सिमेट्रिकल एल्केन जो था वो मिल गया। और क्या मिला मैम? जैसे ही दोनों R अलग हुए, आप यहाँ पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी तो निकल जाएगी, यहाँ पर तुम्हारा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ ही साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएंगे। ये बाहर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, यही तुम्हारी कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की सबसे बड़ी पहचान है। क्या था? सबसे पहले 2RCOO माइनस के आपने मॉलिक्यूल लिए, जिसमें से दोनों R इकट्ठे होकर के क्या बनाए मैम? दोनों R इकट्ठे होकर के सिमेट्रिकल एल्केन बनाए। यहाँ क्या बन गया? यहाँ पर मैम हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ ना, आपका तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और साथ ही साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इस मेथड को क्या बोलेंगे मैम? दिस होल मेथड इज कॉल्ड एज योर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हुआ ये मैम? दिस मेथड इज कॉल्ड एज योर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और ये पूरी रिएक्शन आपकी होती है एनोड पे। पूरी रिएक्शन कहाँ होती है? ये पूरी की पूरी रिएक्शन तुम्हारी होती है एनोड पे। एनोड पे कंप्लीट कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर चलेगा आपका, राइट? तो बेटा दैट इज फ्रॉम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के थ्रू। तो किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के थ्रू हमने एल्केन बनाया, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार देख लो, बहुत ज्यादा सॉरी बहुत ज्यादा ये जरूरी है। डन। अब हमने अपने 3 मेथड्स तो देख लिए, अब हम चौथे मेथड की तरफ आगे बढ़ते। तो जो बेटा चौथा मेथड है वो बनाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का यूज करके। हम यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपने शायद पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा होगा तो 6th सेमेस्टर में जरूर पढ़ोगे। बड़ा सा चैप्टर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, पूरा एक चैप्टर है ग्रिग्नार्ड का, बहुत ध्यान से पढ़ना है तुम्हें 6th में। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कैसे बनाने वाले हैं एल्केन, यानी कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब मैम RMgX।
अब बताओ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमने लिख लिया, इसका यूज करके हम मैम बनाए किस तरीके से, क्या हम करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका एल्केन बन जाए। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस बोले तो पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। जैसे ही RMgX की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो क्या मिलेगा, ये है तुम्हारे पास RMgX। जैसे ही RMgX की रिएक्शन बेटा तुमने वाटर के साथ कराई, तुरंत तुम्हारे पास ये रहा R के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और मैम और कुछ नहीं, और हमें एल्केन मिल गया, सिंपल। और क्या मिलेगा मैम, और हमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा। देखिए क्या बचा हमारे पास, मैग्नीशियम बचा मैम, ये वाला O और ये वाला H बचा, और ये X बचा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड हमें मिल गया। तो जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में कराई तो सबसे पहले तो तुमको उधर एल्केन मिला, एल्केन के साथ में ये क्या मिला मैम, ये हमें हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, ये तुम्हारा वाटर के साथ में या एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है। लेट मी राइट इट, RMgX रिएक्ट्स विद, या तो वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दो और एल्कोहल, या फिर एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा दो, टू गिव व्हाट मैम, टू गिव एल्केन्स। अगर आपको एल्केन चाहिए तो क्या करवाओगे मैम, हम अपनी RMgX की या तो वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे या तो एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। दोनों में से अगर हमने किसी के साथ में भी मैम रिएक्शन करा दी तुरंत हमें एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके अलावा आपका एल्केन का फॉर्मेशन बेटा एल्कीन या फिर अल्काइन से भी हो सकता है। अब एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ध्यान से बताया बेटा, बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीज बताई है कैसे तुम्हारा एल्कीन बनेगा, क्या एल्काइन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर से सुन लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो जो तुम्हारा बनता है बेटा वो होता है एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो बच्चा जो तुम्हारा बनेगा वो क्या होगा मैम, इट वुड बी एल्काइन। अब अगर हम देखते हैं एल्कीन और एल्काइन से हमारे एल्केन कैसे बनेगा, तो देखो फिफ्थ मेथड है बेटा हमारे पास, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन। भाई अगर हम एल्कीन ले रहे हैं या अगर हम एल्काइन ले रहे हैं तो जरा बताइए एल्कीन या फिर एल्काइन का यूज करके हम अपना मैम एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुन लो मेरी बात, जैसे ही तुम अपनी एल्कीन ले रहे हो, मैं लेट सपोज तुमने एल्कीन लिया, जैसे ही एल्कीन की रिएक्शन तुम हाइड्रोजन के साथ करवाओगे, सुनना मेरी बात, जैसे ही एल्कीन की रिएक्शन तुमने हाइड्रोजन के साथ करवाई तुरंत तुमको एल्केन रिसीव होगा। कैसे, मान लो हमारे पास ये हमने ली है एल्कीन, लेट सपोज हमने बेटा ली है एल्कीन, और एल्कीन की जैसे ही तुम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तुरंत तुमको जो रिसीव होने वाला है दैट वुड बी योर एल्केन। भाई ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ में भी नहीं आया। जा देखो एग्जांपल ले लो भाई, लो एग्जाम्पल। हमारे पास एल्कीन का मैंने लास्ट क्लास में तुमको जो एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल दे रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में बताया था। अगर इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से करवा दी, जैसे ही हमने एल्कीन की रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन से करवाई, हमें क्या रिसीव होगा मैम, हमें एल्केन रिसीव होगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन दोनों में आ जाएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या रिसीव हुआ मैम, हमें एल्केन रिसीव। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना मैम, एल्कीन से हमने एल्केन अपना बहुत ही इजीली बना दिया। लेकिन ये रिएक्शन हमें एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवानी पड़ती है। कौन सा कैटलिस्ट, या तो आप निकेल ले लो या तो प्लैटिनम ले लो या तो पैलेडियम ले लो, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत इजीली होती है। तो यू कैन राइट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, थोड़ा पेन पतला कर लेती हूँ नहीं तो आएगा नहीं इतना, लिखो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस this reaction takes place in the presence of catalyst। कौन सा कैटलिस्ट भाई मैम, कैटलिस्ट आप निकेल ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो या फिर आप पैलेडियम ले सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट लोगे मैम तो आपके पास तुरंत जो आपकी एल्कीन थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी मैम, हमारी एल्कीन तुरंत ही एल्केन में कन्वर्ट। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे तुम अपनी एल्केन का फॉर्मेट कर सकते हो। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो अगली बारी आती है वो हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तो बताइए, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एल्केन्स की। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म एंड वी आर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, जिसमें से अगर हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो देखो, अगर तुम्हारे पास कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक के कार्बन है, जैसे मैम अगर आप 1 कार्बन ले रहे हो तो वो मीथेन हो जाएगा, मैम अगर आप 2 कार्बन ले रहे हो तो वो इथेन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम्हारे पास 1 से लेकर 4 तक के कार्बन है तो वो जनरली अपनी गैसियस फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि मीथेन मैम एक गैस, इथेन मैम एक गैस है। तो जब भी तुम्हारे पास कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक की सीरीज आएगी वो कौन से फॉर्म में रहेंगे मैम, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जितने भी लोग आएंगे आर यूजुअली गैसेस। तो लिखो कार्बन 1 टू कार्बन 4 आर यूजुअली गैसेस। क्या होते हैं मैम, दे आर यूजुअली गैसेस। फॉर एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो मीथेन। मीथेन क्या है मैम, मीथेन तो हमारे पास एक गैस है। तो बेटा जितने भी कार्बन 1 से 4 तक होते हैं वो क्या होंगे मैम, जितने भी 1 से 4 तक के कार्बन है दे ऑल आर गैसेस। लेकिन कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जितने भी लोग होते हैं, जैसे पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, जितने भी आगे के लोग हैं वो रहते हैं यूजुअली बेटा लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में मैम, लिक्विड के फॉर्म में। तो लिखो कार्बन नंबर 5 से लेकर आपके कार्बन नंबर 17 तक जितने भी लोग रहते हैं दे आर यूजुअली लिक्विड्स। क्या होते हैं ये मैम, ये होते हैं लिक्विड्स। भाई लिक्विड्स का एग्जांपल बता दो मैम, कार्बन नंबर 5 से 17 तक जितने भी हैं लिक्विड ही है। आप पेंटेन का एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल क्या मिला मैम, एग्जांपल हमें मिल गया पेंटेन। तो ये सब क्या होंगे मैम, दीज ऑल विल बी लिक्विड। और कार्बन नंबर 18 और उसके ऊपर जितने आइसोमर होंगे वो सब के सब तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ना लिक्विड ना आपका गैस। कार्बन 18 एंड अबव जो भी बचा, कार्बन 18 एंड अबव जो भी बचा, कार्बन 18 और उसके ऊपर सब क्या होंगे, आर सॉलिड्स। क्या होते हैं मैम, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जितने भी होंगे सारे के सारे गैस होंगे। मीथेन का एग्जांपल लेके याद कर सकते हो। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे मैम, दे ऑल विल बी इन लिक्विड स्टेट। कार्बन 18 और उसके ऊपर जो भी बचा, जितना भी बच गया, सब के सब होंगे सॉलिड फॉर्म। डन। ये तुम्हारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी। उसके बाद अगर हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बेटा तो दैट वुड बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जरूरी है ये, यहां से सवाल बन सकता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जरा बता दो। तो ऐसा समझो बेटा, जितना तुम्हारे पास बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाएगा, जितने कार्बन ज्यादा होते जाएंगे, जितना मॉलिक्यूलर वेट होता जाएगा, उतना तुम्हारे पास आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाओगे। जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सुनना मेरी बात, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल के बीच का वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर वेट, या एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, थोड़ा पेन कम कर दे, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस as molecular weight increases, melting point and boiling point also increases due to what ma'am, due to intramolecular या due to van der Waals force of attraction, due to van der Waals force of attraction, ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता ही जाएगा। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। जितनी भी स्ट्रेट चेन होती है बेटा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक कार्बन कार्बन चेन है, बिल्कुल सीधी चेन जा रही है। अब मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल दूं तो तुम्हारी कार्बन कार्बन की चेन है लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रांच लगा दी, तो ये जो सीधी सीधी जाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, और जहां पर ब्रांचेस आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। जितनी भी स्ट्रेट चेन होती हैं
समथिंग लाइक दिस, उन सभी स्ट्रेट चेन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन्स। फिर से सुनो, जितनी स्ट्रेट चेन होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। इस चीज को लिख लेना और आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्ट्रेट चेन की जितनी भी एल्केन्स होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ या आगे वाले पेज पे लिख देते हैं, यहाँ उतनी जगह नहीं है। स्ट्रेट चेन एल्केन्स are having higher melting point and boiling point as compared to branched chains, right? As compared to branched chains, यानी कि जो भी हमारे पास स्ट्रेट चेन होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा मैम? जितनी भी स्ट्रेट चेन होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू ब्रांच। अब अगर बेटा हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कौन सा नंबर है? आई थिंक दिस इज थर्ड नंबर, राइट? हाँ जी, ये हमारे पास थर्ड नंबर है। अब थर्ड नंबर पे आकर अगर हम बात करते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी की, तो देखो भैया इसका क्या सीन होता है। जितने भी आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होती है। जितने भी पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि आपका पानी हो गया, जैसे कि आपका वो हो गया, जैसे कि पानी या कोई भी पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी, यानी मैम इनसॉल्युबल रहेगी। लेकिन जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, उन सभी में ये एल्केन सॉल्युबल हो जाएंगी। यानी पोलर सॉल्वेंट्स में एल्केन इनसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन नॉन पोलर आते ही सॉल्युबल बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम? अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स आर insoluble in water, insoluble in water but soluble in polar solvents, sorry polar नहीं, alkanes are insoluble in water but soluble in non-polar solvents. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जितने भी होंगे आपके, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी हो गया जो नॉन पोलर है, उन सभी के साथ में मैम ये वाले सॉल्युबल रहने वाले हैं। लेकिन जितने भी पोलर हो गए, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल एनी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी के साथ में क्या रहेगा मैम? इन सभी के साथ में आपका ये इनसॉल्युबल रहने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ लिया मैम हमने? मैम हमने देख लिया अपना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बाद जो आखिरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज योर डेंसिटी। थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में भी बता दो कि डेंसिटी का क्या सीन होता है। तो तुम्हें सबसे पहले तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा कि डेंसिटी D इज इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर लीटर में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो हमारे पास कितना होता है मैम, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आपका मास होता जाएगा उतनी ज्यादा डेंसिटी है। जितना मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी मैम? जितना ज्यादा हमारे पास मास होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मासेस होंगे, उतनी ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हो डेंसिटी increases with mass, density increases with mass and decreases with the volume। तो डेंसिटी का क्या सीन हुआ मैम? डेंसिटी जो है वो आपकी मास के साथ में तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन वॉल्यूम के साथ में मैम वो डिक्रीज होती जा रही है। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हमने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर लिया पूरा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ हमने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी कि एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले लेक्चर में एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे और 2 नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं। और जो नेम रिएक्शन हम कवर करेंगे वो एग्जाम में आने के चांसेस 100%। तो अगला लेक्चर भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि हम ऐसी नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। तो ध्यान से ये वाले लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जरूर देखना, बहुत
काम का लेक्चर होने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो बेटा हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपका रिडक्शन का। किसके थ्रू रिडक्शन किया मैम? जिंक HCl या फिर आप ले सकते हो LiAlH4। इसके थ्रू जैसे ही हमने रिडक्शन किया हमें हमारा एल्केन मिला और हाइड्रोजन हैलाइड बाहर हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ मैम? उसके बाद हमने अपनी अगली रिएक्शन देखी, दैट इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन के थ्रू हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है? देखो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जो है, हमारा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है बेटा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो ये क्या थी मैम? ये वुड्स रिएक्शन थी। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है मैम, सोडियम मेटल के साथ इसने रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमें मिला सिमेट्रिकल एल्केन। और सिमेट्रिकल एल्केन के साथ में सोडियम हैलाइड अपना बाहर निकल गया। इसी को मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था, आप एग्जांपल के साथ भी कर सकते हो। सिमिलरली हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। इसमें भी दो मेथड थे, पहला था डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा था वुड्स नहीं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन भी। डीकार्बोक्सिलेशन में मैम कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाता है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलते हैं। तो यहाँ क्या बाहर निकल रहा है ऐसा समझो। डीकार्बोक्सिलेशन की पहचान ही तुम्हारे पास ये होगी कि सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। RCOONA की रिएक्शन जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुमने कराई, एज अ बेस के साथ कराई, हमें RH यानी एल्केन मिला और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। इसी को हम एग्जांपल के फॉर्म में भी समझ सकते हो। फिर हमने देखा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में मैम हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा यहाँ पर। किसका मैम? कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव या फिर किसी भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स का कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के साथ में मैम हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं और ये पूरी रिएक्शन प्रोसीड होती है तुम्हारे पास एनोड हाफ सेल पे। सवाल बनता है कि कोलबे में कौन से हाफ सेल पे रिएक्शन प्रोसीड होगी? एनोड हाफ सेल पे कोलबे। इंपॉर्टेंट थी बेटा ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे आओ। फिर हमने देखा ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड के साथ तो इजी है, ग्रिग्नार्ड या तो वाटर के साथ या तो अल्कोहल के साथ हमें अपना एल्केन दे देगा। फिर हमने देखा एल्कीन और एल्काइन के साथ। तो बेटा जैसे ही एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हमें एल्केन मिल जाएगा, लेकिन बस ये कैटलिस्ट लेना पड़ता है। कैटलिस्ट कौन सा मैम? निकल, प्लैटिनम, कुछ भी ले लो। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपकी जो एल्कीन थी कंप्लीटली एल्केन में प्रोवाइड करवा दी गई। हमने फिर देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी हैव सीन कार्बन 1 से लेकर 4 तक जितने भी आएंगे सारे के सारे गैसियस फेज में आएंगे। कार्बन नंबर 5 से लेकर 17 तक जितने भी आएंगे लिक्विड आएंगे और उससे ऊपर सब के सब सॉलिड। देन हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका बेटा इंक्रीज होता जाएगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सब बढ़ता जाएगा। सॉल्युबिलिटी मैम पोलर के साथ में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन आप नॉन पोलर डाल के तो देखो तुरंत सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये एल्केन की पहचान थी। फिर डेंसिटी में तो कुछ भी नहीं था, बस हमने एक फॉर्मूला देखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से चला और इस तरीके से हमारा पूरा डेंसिटी और पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज था। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं जहां पर हमने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज और आगे की बहुत सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर तुमको समझ आया होगा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।